सो वी डिस्कसिंग अबाउट द पोस्टपार्टम हेमरेज, और उसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी, मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज की बात की, हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेज इन द प्रेग्नेंट पेशेंट। सो क्लास 1 में क्या होगा, कोई हेमरेज नहीं होगा। और क्लास 2 में क्या होगा कि मदर जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या लेके आएगी, टेकीकार्डिया, टेकिपनिया, ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथेनार ब्लैंचिंग, नैरोइंग ऑफ पल्स प्रेशर। और टाइप 3 में क्या होगा, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया बढ़ जाएगा, टेकिपनिया बढ़ जाएगा, कोल्ड स्किन होना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो मेजर चीज़ आ रही है दैट इज़ कोल्ड स्किन। और 4 में क्या होगा कि ओलिग्यूरिया, मतलब अब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है कि पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो ओलिगोयूरिया एंड यूरिया। और एब्सेंट पल्सेस, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पर आप क्लासीफाई कर सकते हो कि इसके अंदर कितना ब्लड लॉस हुआ है। पहले कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं आ रहे होंगे। देन 2 पे जो है उसके सारे छोटे मोटे सिम्टम्स आ रहे हैं। 3 पे वो कोल्ड हो गई है, ठंडी पड़ गई है। और चौथे पे उसकी पल्स ख़त्म हो गई है और जो है ना ओलिग्यूरिया हो गया। मेन चीज़ें बता रही हूँ। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज की, जो कि मैंने आपको बताया, ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट बिटवीन 24 आवर्स एंड 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। मोस्ट कॉमन टाइम फॉर द सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, वैसे तो हमने बात की ना 24 आवर्स से लेकर 6 वीक्स तक होता है पोस्टपार्टम, लेकिन जो है यहाँ पे जो डेज़ होंगे दोज विल बी 7 एंड 14 डेज़। मतलब कि जो दूसरा हफ्ता होता है पोस्टपार्टम का उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं सेकेंडरी हेमरेज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। अभी हमने कौन सी बात की थी प्राइमरी हेमरेज में जिसमें रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पड़े हुए थे और उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी? प्लेसेंटा, इक्रीटा, इनक्रीटा या परक्रीटा, उसकी बात की थी ना, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। उसकी वजह से क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, सेकेंडरीली होगा, मतलब 24 घंटे के बाद होगा। Then infection and separation of slough over a deep cervico-vaginal laceration, मतलब कि इन्फेक्शन हुआ है किसी भी वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। देन ऑब्वियसली इन्फेक्शन में अगर हम बात करें एंडोमेट्राइटिस है। फिर सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सी सेक्शन वूंड हो सकता है। सी सेक्शन का अगर स्कार रह गया तो उसमें से, जैसे हमने बात की, सी सेक्शन के बाद जो है पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस होते हैं, सेकेंडरीली होते हैं, उसके स्कार में से होना शुरू हो जाती है, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। देन विड्रॉल ब्लीडिंग फॉलोइंग द ईस्ट्रोजन थेरेपी फॉर द सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। सो वो ऐसे कुछ फीमेल्स हो रही होती हैं ना जो ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रही होती हैं कि लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, मतलब जब वो ईस्ट्रोजन थेरेपी छोड़ती हैं। सो ये बात है। नेक्स्ट, कोई भी कैंसर हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई प्यूपिल इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो सकती है। सो यू शुड नाउ द जो है कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, कि आपको पता होना चाहिए आपके पास जो है 24 आवर्स के बाद पोस्टपार्टम के अंदर कोई फीमेल आ गई है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो यू शुड कंसीडर दीज थिंग्स। उससे पूछना है आपको कि सी सेक्शन हुआ था क्या आपने पूछना है कि उससे कि कोई मसला तो नहीं हुआ था प्रेगनेंसी के बाद, इन्फेक्शन हुआ हो कोई, और कोई डिस्चार्ज आता हो, कोई आप दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं की आपने और उनको छोड़ा हो कोई दवाई को, और फिर आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे सर्विक्स की फॉर द कार्सिनोमा, फॉर द यूट्रस, फॉर द फाइब्रॉइड्स एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन ऑफ मतलब यूट्रस जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी फंडस डाउन चली जाती है और वो खुद ऊपर हो जाता है, उसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज समझ आते हैं। जनरली ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, तो जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट ज़्यादा अपनी हार्ट बीट तेज़ कर देता है ताकि ब्लड सप्लाई जो लॉस हुआ है वो ऑर्गन्स तक पहुंचा सके, तो टेकीकार्डिया होगा, और हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी और साथ में बुखार भी हो सकता है अगर कोई इन्फेक्शन है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। देन मतलब यूट्रस इतनी अच्छी तरह इन्वोल्यूट नहीं हुआ होगा, इसका मतलब यूट्रस एटोनी है। नॉर्मली जो है यूट्रस इन्वोल्यूट हो जाता है ना, मतलब 6 वीक्स तक यूट्रस अपनी साइज़ में वापस आ जाता है, लेकिन अगर वो साइज़ में वापस नहीं आया हुआ, इट मीन्स दैट वो बहुत रिलैक्स्ड है, उसको कंट्रैक्ट करना चाहिए था।
देन विजाइनल एग्जामिनेशन में हमें लोकिया जो है वो हैवियर इन अमाउंट मिलेगा। लोकिया वो होता है जो डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको लोकिया कहते हैं। तो वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा होगा। देन फ्रेश इन कलर होगा, ऑफेंसिव होगा, मतलब सही ऐसे लगेगा ब्लड है और बहुत स्मेल हो रही होगी उसमें। देन इन्फेक्शंस अकर रिटेन प्लेसेंटा जो है वो भी हो सकता है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स फॉर द सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। तो मदर को पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन सा होगा? प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा एब्रप्शन होगा या प्लेसेंटा प्रीविया होगा? प्लेसेंटल एब्रप्शन। फिर फ्रेश ब्लड, इट इज़ अ साइन फॉर द फ्रेश ब्लड आ रहा है और उसमें स्मेल होगी। लोकिया हैवी अमाउंट में होगा। बीपी क्या होगा? कम हुआ होगा। पल्स क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। ब्लडर को देखेंगे ओलिगोयूरिया के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंजमेंट करेंगे, ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। ये सारी मैं करवाने लगी हूँ आपको। इसकी मैनेजमेंट ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। सो बुक के अकॉर्डिंग चलें अगर हम, सबसे पहले क्या है कि जब आपके पास पोस्टमार्टम हेमरेज की फ़ीमेल आ जाती है तो आपने सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करनी होती है, सीनियर को बुलाना होता है। जब भी आपको नज़र आए कि इतने ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अब तो कुछ करना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? सारी डॉक्यूमेंटेशंस तैयार करेंगे, प्रिवेंट एंड इंटरवेंशंस एडमिनिस्टर। देन क्या करेंगे? क्योंकि यूट्रस की एटोनी हुई हुई है और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो यही है पोस्टमार्टम हेमरेज का। तो यूट्रस की एटोनी को ख़त्म करने के लिए, उसकी टोन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? यूट्रस को दबाएंगे एक किस्म का, यूट्राइन कंप्रेशन, रब अप कंट्रैक्शंस। देन एम्प्टी यूट्रस एंड विजाइना ऑफ क्लॉट। कोई क्लॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लॉट वहाँ रह जाता है यूट्रस में और विजाइना में तो वो ब्लीड करेगा। देन हमने क्या करना है? ब्लैडर को एम्प्टी करना है, यूट्रोटोनिक एजेंट्स देने हैं लाइक ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्रस कंट्रैक्ट करना शुरू करे और ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर दे के वो लीक ना हो। देन हम क्या करेंगे? बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस इफ़ टोनी इज़ द एटोनी इज़ द कॉज। देन आईवी एक्सेस वही हो गया, मतलब वो शुरू में हमने कुछ चीज़ें करनी होती हैं और साथ ही आईवी एक्सेस देनी होती है, फ्लूइड सीबीसी करवानी होती है, कोगुलेशन प्रोफाइल करनी होती है, क्रॉस मैचिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट, रैपिड इन्फ्यूजन एंड फ्लूइड वार्मर, सेल सेवर, मतलब हमने उसकी जान बचानी है। रिससिटेशन का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किस तरह से करना है। देन ऑक्सीटोसिन हम कितनी देते हैं? 5 to 10 IV या इंट्रामस्कुलर ऑफ ऑक्सीटोसिन दिया। देन 40 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 100 ml नॉर्मल सिलाइन ओवर 4 आवर्स। मतलब पहले शुरू में हमने ऑक्सीटोसिन 5 to 10 यूनिट्स दी, IV या IM। फिर हमने 4 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीटोसिन देनी होती है नॉर्मल सिलाइन के अंदर मिक्स करके, 100 ml नॉर्मल सिलाइन के अंदर 40 यूनिट्स मिक्स करके। पहले 5 से 10 यूनिट थे, अब 40 यूनिट्स हैं। देन मीज़ोप्रोस्टॉल हम देते होते हैं, ये भी कंट्रैक्शंस करवाएगा। देन साइनोमेट्रीन, ये भी हमारे पास होती है, ये भी ऑक्सीटोसिन की फॉर्म है। एर्गोमेट्रीन और कार्बाप्रोस्ट, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन। दवाइयों में ऑक्सीटोसिन मेन है और कार्बाप्रोस्ट है और एर्गोमेट्रीन है, मीज़ोप्रोस्टॉल। अगर फिर भी जो है वो ब्लड नहीं रुक रहा ये सब देने के बावजूद, तो हम क्लॉटिंग एजेंट्स देंगे डायरेक्ट, ताकि वो क्लॉट करे ब्लड को। सीनियर की हेल्प लेंगे और यूट्राइन बैलून इंजर्शन करेंगे। मतलब अब हमने कुछ प्रोसीजर्स करने हैं। बैलून इंसर्ट करने की वजह से वो प्रेशर देगा यूट्रस को और यूट्रस के ऊपर कंप्रेशन होगी और उसकी ब्लड वेजल्स जो है वो ब्लीड करना बंद कर देंगी। बैलून इंसर्ट कर सकते हैं, जो वेजल ब्लीड कर रही होगी उसको लाइगेट कर सकते हैं। इलियक लाइगेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो है हम क्लॉट्स डाल के उसको बंद कर दें, एम्बोलाइजेशन। एंड हिस्ट्रैक्टमी कर सकते हैं अगर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि हमें हिस्ट्रैक्टमी करनी पड़ रही है मदर की जान को बचाने के लिए। देन हमने सब कुछ आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आपने डॉक्यूमेंट किया और डीब्रीफ किया स्टाफ को, फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट को, और रिस्क रिपोर्ट लिखी कि फ़र्दर उसको कोई रिस्क है कि नहीं और पोस्टमार्टम हेमरेज। शुरू में आपने जस्ट सीनियर को बुलाया और सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की। दूसरे वाले हिस्से में आपने जो है वो कुछ मैन्यूवर्स किए, मतलब मैन्यूवर्स टाइप किए कि उसकी कंट्रैक्शंस को करने दिया, पुल किया, मतलब उसको जो है एम्प्टी किया यूट्रस को, ब्लैडर को, यूट्रोटोनिक एजेंट्स, कंप्रेशंस, फिर आपने उसको रिससिटेट साथ साथ किया। और थर्ड वाले हिस्से में आपने सारी दवाइयाँ दी हैं, ऑक्सीटोसिन, मीज़ोप्रोस्टॉल,
और एर्गोमेट्रिन और कार्बाप्रोस्ट, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो बैलून यूज़ किया या लाइगेशन की या एम्बोलाइजेशन की या हिस्टेरेक्टमी, ये 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। साथ में क्लॉटिंग एजेंट्स डायरेक्ट दे देने हैं सीनियर हेल्प के साथ। और फर्दर आपने सब कुछ जब ठीक हो गई मदर तो उसके बाद आपने डीब्रीफ किया, डॉक्यूमेंटेशन तैयार की और उसकी सारी डीब्रीफिंग की सबको, स्टाफ को, फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट को, और रिस्क रिपोर्ट रखी कि फ़र्दर क्या रिस्क है। सो ये मैंने आपको रिपीट कर दी। सो ये बैलून की पिक्चर थी मेरे पास जो एक्चुअली हम इंटरवेंशन करते हैं लास्ट ऑप्शन में। लास्ट ऑप्शन वैसे हिस्टेरेक्टमी होता है, मतलब लास्ट जो आपके पास चीज़ें थी 4, उसमें से मैंने आपको बताया था बैलून, लाइगेशन, एम्बोलाइजेशन और हिस्टेरेक्टमी। तो ये बैलून इस सेंस इंसर्ट करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस जो है वो रुक जाते हैं। सो देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यू आर ऑन द कॉल फॉर कॉल डॉक्टर इन लेबर वार्ड एंड द नर्स इन चार्ज कॉल्स यू इन द emergency for a patient. She is para 5+0 and delivered 1 hour back by spontaneous vertex delivery. मतलब 1 घंटा हुआ है अभी. Her labor lasted for 7 to 8 hours. मतलब कि थोड़ा सा prolonged labor चल रहा था. और next is you examine her, और examine करने के बाद she is bleeding moderately. BP उसका इतना है, pulse इतनी है. She is conscious. Baby boy weighing 4 kg is born with APGAR score of this. You diagnose her as a case of primary postpartum hemorrhage. आपको समझ आ गई कि इसको जो है ना postpartum hemorrhage चल रहा है. So 5 causes of primary postpartum hemorrhage. आप उसको 4 headings में लिखोगे, tone, tissue, the thrombin और जो है वो trauma. So इसके अंडर आप जो है वो headings के थ्रू लिखोगे इसको, और फिर वो आपने स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने हैं. देन देखें, 35 years old para 6 comes with a bleeding per vaginal after home delivery. हिस्ट्री क्या है? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग विद क्लॉट्स. पल्स उसकी 120 है, बीपी कम है. इस पेशेंट का थोड़ा ख़तरा है. कोल्ड क्लैमी मतलब 3rd स्टेज है, 3rd जो ग्रेड था, और उसमें कोल्ड हो जाता है ना, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ ब्लीडिंग आप बताओगे कि पोस्टपार्टम हेमरेज है. और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द मेडिकल मैनेजमेंट. Then Gravida 6 para 5+0 started to have excessive vaginal bleeding after delivery. How will you evaluate her? कैसे आप उसको ज़रा देखोगे, emergency measures क्या लोगे और specific management क्या करोगे. यहाँ पे भी initial management पूछा हुआ है. Management complications of the massive hemorrhage. Complications क्या हो सकती हैं massive hemorrhage की? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव हेमरेज क्या क्या हो सकता है? पेशेंट शॉक में जा सकती है, और इसके अलावा जिसको हम ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, उसका फ्रैक्शन हो सकता है. हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है. अगर शॉक होगा तो किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा ना, तो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है. और फिर शीहैन सिंड्रोम भी हो सकता है ना, क्योंकि पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी और स्लो रिकवरी होगी, और अगेन रिकरेंट भी हो सकता है हेमरेज. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो है, इसमें भी आपसे पूछा हुआ है स्टेप्स ऑफ इमीडिएट एंड सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट. फिर आपने वो सारा जो बना हुआ है ना, वही आपने उसके अंदर ही सारा लिखना है. फिर 32 years old ग्रेविडा 6 + 5+0, इसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड व्हाट मेजर्स यू विल टेक टू मैनेज. मतलब आपको सिंपली जो चीज़ें हमने बताई उसमें से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं ईजीली. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक.